जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या महसूस नहीं कर सकते, उन चीजों को हम ऑफन सीरियसली नहीं लेते हैं। और यह सिर्फ हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ लोगों की, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी। आज के दिन जब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते सी लेवल राइज हो रहा है, तो इस सी लेवल राइज के चलते दोस्तों एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, जो आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे उन आइलैंड स्टेट्स के ऊपर जो एक फोरफ्रंट पे खड़े हैं इन दी बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और कैसे विश्व यानी कि ग्लोबल कम्युनिटी एक तरीके से उन्हें और उनके कंसर्न्स को दरकिनार कर रहा है, जिसके चलते इन छोटे आइलैंड स्टेट्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करना पड़ा। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जो हम देख रहे हैं कि सिंस 1880 ग्लोबल सी लेवल्स हैव रिजन बाय अबाउट 21 to 24 सेंटीमीटर्स, और ये एक्सपेक्टेड है नासा के एनालिसिस के अनुसार कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा, वैसे वैसे हमारे सी लेवल और इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन है कि हमारे जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजी, फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स, वानुआतू, तुवलू, वेस्ट इंडीज, ये जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, उनका वजूद अब कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो जब हमने ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही अलार्मिंग स्टैटिस्टिक को देख लिया दोस्तों, चलिए डिस्कशन को और थोड़ा आगे बढ़ा के चलते हैं और देखते हैं कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस की तरफ। आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट हेडलाइन जो आप न्यूज़पेपर्स में हमेशा देखेंगे, दैट इज टू डू विद द कंसर्न्स ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, जो हमेशा उनका कंसर्न्स को आप देखेंगे। ये जो COP 29, COP 28, इस तरह के जो मीटिंग्स होते हैं अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर काफी दफा इस तरह के हेडलाइंस हमें देखने को मिलते हैं कि उनके कंसर्न्स को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को दरकिनार किया जा रहा है। आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा, और क्या इसका इफेक्ट है, इसे थोड़े डीपली समझने की आवश्यकता है। जब हमने यह समझ लिया, चलिए समझते हैं अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की तरफ। देखिए, जब हम वैश्विक स्तर पे हमारे मैप को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन में आपको पता होगा कि हमारे 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड स्टेट्स हैं। एक है मेलानेशिया, फिर माइक्रोनेशिया, फिर पॉलिनेशिया, जहां पे वो आइलैंड्स हैं किरिबाती, ताहिती, वानुआतू, ये सारे आइलैंड्स पैसिफिक ओशन के हैं। सेम तरह के आइलैंड्स हमें जो डिफरेंट ओशंस में अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड हमें मिलते हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि इन आइलैंड स्टेट्स का सीधा सीधा वजूद अब कटघरे में है ड्यू टू सी लेवल राइज, इन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाया जिसका नाम है द अलायंस ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। अब इसके हिस्ट्री को थोड़ा अगर हम देखने जाएं, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लो लाइंग कोस्टल एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, ये बना साल 1990 में। अब ये जो अलायंस है, इसका टोटल मेंबरशिप अगर आप देखेंगे, इट हैज 39 ग्लोबल स्टेट्स, पर हम जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो टोटल करीब करीब 50 के ऊपर है। तो नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द SIDS आर मेंबर्स ऑफ अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। पहला बात तो ये। दूसरा, आप देखेंगे द मेन पर्पस ऑफ दिस अलायंस इज कि हम ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं जिन्हें हम SIDS कह रहे हैं, उनके कंसर्न्स को हम एड्रेस करें। क्लाइमेट चेंज के चलते जो उनका वजूद प्रॉब्लम में है, देयर लाइफ इज एट स्टेक, उस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करें हेड ऑन। तीसरा, आप देखेंगे दे आर लोकेटेड अक्रॉस वेरिड ज्योग्राफिकल एरियाज। अगर इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे, वो कैरिबियन, अटलांटिक ओशन, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनका वाइड एंड वेरिड है। जब हमने ये देख लिया दोस्तों, अब आप देखते हैं द कॉमन फैक्टर कि इन सारे मेंबर स्टेट्स में इनका कॉमन प्रॉब्लम क्या है, दैट देयर वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज इज हाई, यानी कि एट रिस्क है वो, जैसे जैसे और क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे सी लेवल राइज होगा। जब हमने इस अलायंस के बारे में समझ लिया, अब थोड़ा डिस्कशन को एक कदम आगे और लेके चलते हैं और अब समझते हैं कि इनके चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि इन चैलेंजेस की वजह से ही आप देखेंगे आज इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करना पड़ा। सबसे पहले आप देखिए, इनके चैलेंजेस में
दे आर ऑल स्मॉल लैंड मासेस, छोटे साइज के हैं। काफी दफा आप देखेंगे ये मेनलैंड से काफी दूर हैं, यानी कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो इन तक हेल्प पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे इनके फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं, क्योंकि ये आइलैंड्स हैं। ओशन इनका प्राइमरी रिसोर्स है, प्राइमरी मीडियम है। अब जैसे जैसे हमारे ओशंस को हम पल्यूट करते हैं, जैसे जैसे ओशंस का एसिडिफिकेशन होता है, जैसे जैसे ओशंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सबसे पहला इंपैक्ट या इफेक्ट इन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के ऊपर पड़ेगा। अब वहां का चाहे आप फ्रेश वाटर की बात करिए, वहां के कोस्टल बायोडाइवर्सिटी की बात करिए, सिंपल कोस्टल इरोजन का प्रोसेस, यानी कि उनके आइलैंड से लैंड अब घटना शुरू होगा, धीरे धीरे अब सी एनक्रोच करते जा रहा है। तो विच इज वाई वी से दैट दीज स्मॉल आइलैंड स्टेट्स आर एट द फोरफ्रंट इन द बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तीसरा आप देखेंगे ये रिमोट लोकेशंस हैं, लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं, इनका नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस है। तो ये सारे चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, पर इस डिस्कशन में इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल 2024 में आपने देखा होगा कि अटलांटिक ओशन में बहुत सारे हरिकेन्स आए। अब आखिरकार ये क्यों हो रहा है? हरिकेन्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका सी लेवल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी का सरफेस टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितना गर्म पानी उतना राइट कंडीशंस है आपके हरिकेन फॉर्मेशन के लिए। और इसका सबसे पहला इंपैक्ट या सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के ऊपर। तो आप देखेंगे हरिकेन्स, टाइफून्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, साल 2024 में नासा ने खुद कहा है कि जो हरिकेन का सीजन था दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दूसरा मेजर चैलेंज जो हमारे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स फेस करते हैं इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग एंड ड्रॉट्स। फ्लडिंग यानी कि ज्यादा बारिश हो रही है या फिर सी लेवल जल्दी राइज कर रहा है, और ड्रॉट यानी कि अब सूखा पड़ रहा है। अब क्योंकि इनके पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो झील या नहर है वो लिमिटेड है, अगर वो सूख गए तो इनका सीधा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वहां के कम्युनिटी के लिए। और ये दूसरा मेजर चैलेंज है हमारे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का। तीसरा मेजर चैलेंज आप देखेंगे ड्यू टू हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स हम सब ने देखा साल 2024 में एक प्रॉब्लम एरिया बना रहा। मरीन हीट वेव का मतलब क्या है कि आपका ओशन का वाटर का सी सरफेस टेम्परेचर अब ज्यादा है, गर्म है, गर्म हो रहा है पानी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब जितना मरीन हीट वेव होगा उतना ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी है हरिकेन और टाइफून फॉर्मेशन का। सिमिलरली आपको पता होगा कि अगर ओशन का पानी का टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो हमारे जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल कोरल रीफ, साल 2024 में हमने देखा कि मास एक्सटिंक्शन लेवल हो रहा है, इवेंट हो रहा है कोरल रीफ का, यानी कि कोरल रीफ्स मर रहे हैं। आखिरकार क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमारे ओशंस चेंज हो रहे हैं। अगर ओशंस चेंज होंगे तो ओशन से जुड़े जो सबसे पहले हमारे कम्युनिटी है, जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगला मेजर चैलेंज आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे जैसे ये सारे चेंजेस हो रही हैं वैसे वैसे डिजीज का इंटेंसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी, ना सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीजेस बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसे हम कहते हैं, उन सब का अब फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट मेजर चैलेंज हम देखेंगे दोस्तों इज टू डू विद द सी लेवल राइज। इवेंचुअली मुद्दा क्या है? जब सी लेवल राइज होता है तो हमारे जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा एक आइलैंड, अब सी लेवल राइज के चलते पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। यानी कि पहला प्रॉब्लम क्या होगा? सैलिनिटी का इंट्रूजन, खारा पानी है ओशंस का। अब आप सोचिए यहां पे आप खेती बाड़ी करते थे पहले, अब वहां पे ओशन का पानी आ गया, यानी कि सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके सॉइल के ऊपर, यानी कि खेती बाड़ी आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका फूड सिक्योरिटी पे सीधा सीधा चोट पहुंचता है। दूसरा आप देखेंगे यही कंडीशन अगर हम पानी के सोर्सेस में लगा दें, आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो एनीवेज लिमिटेड हैं इन छोटे आइलैंड स्टेट्स पे, अब वहां पे अगर सलाइन वाटर इंट्रूजन हो रहा है तो पानी का स्रोत भी बर्बाद हो गया। तीसरा आप देखेंगे कि यह मुद्दा बहुत अहम बना हुआ है कि जब फाइनली वो लेवल आता है कि अब पानी पूरा का पूरा घुस चुका है अंदर, सी लेवल राइज कंप्लीटली हो चुका है, अब वहां के लोगों का क्या? मोर इंपॉर्टेंटली आप जानते होंगे कि जो लोग हैं, हम और आप हैं, हम एक अपने लैंड के साथ जुड़े हैं, भूमि के साथ जुड़े हैं।
हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारा वेशभूषा, हमारा बोलने चाल, हमारे फेस्टिवल्स और फेयर्स, ये सब जुड़े हैं हमारे धरती के साथ, हम जिस जगह को बिलोंग करते हैं। अब इन आइलैंड स्टेट्स का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, काफी दफा ट्राइबल कल्चर होता है, यानी कि हम ना सिर्फ हमारे इकोनॉमिक लॉसेस होंगे पर नॉन इकोनॉमिक लॉसेस भी होंगे जिनका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। अब इसीलिए आप देखेंगे हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने क्लाइमेट रेफ्यूजीज फ्रॉम द आइलैंड ऑफ तुवलू उनको एडमिट किया, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया तुवलू के साथ, जहां पे तुवलू के लोग जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया जाके रेफ्यूजी के स्टेटस उनको दी जा रही है। पर आप खुद ये अपने आप को प्रश्न पूछिए कि सिर्फ रेफ्यूजी स्टेटस देना हमारा उद्देश्य है या उनके आर्ट, उनके कल्चर, उनका ट्रेडिशंस, उनका लाइफस्टाइल, सब कुछ को प्रोटेक्ट करना हमारा उद्देश्य है। तो आप देखते हैं कि सी लेवल राइज के चलते, फॉर एग्जांपल रिसेंटली सोलोमन आइलैंड्स के 5 अनइनहैबिटेड आइलैंड्स, यानी कि उस पे लोग तो नहीं थे पर वो आइलैंड्स एनीवेज सी लेवल राइज के चलते अब ओशन के नीचे जा चुके हैं और ये आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम और बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी के पास है नहीं। इवेंचुअली आप देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि हमारा इवेंचुअली एक एरिया में सी लेवल इंट्रूजन हो गया, तो वहां के लोगों का क्या? ये जो फोर्स्ड माइग्रेशन है एक ऐसा प्रॉब्लम जो इन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने नहीं बनाया। आखिरकार ये सी लेवल राइज हो क्यों रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते आपका पोलर वार्मिंग हो रहा है, वहां से आइस पिघल के आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहां पे बारिश होनी चाहिए थी वहां नहीं हो रही है, जहां पे आप देख रहे हैं कि अब टाइफून्स और हरिकेन्स का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। तो ये बात तो हम और आप दोनों अग्री करेंगे कि ये जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो फोर्स्ड माइग्रेशन है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये इन आइलैंड स्टेट्स ने क्रिएट नहीं किया है, पर इनके भुक्तभोगी सबसे पहला इफेक्ट इन्हीं को झेलना पड़ रहा है। हाउ फेयर, हाउ जस्ट इज दैट रिमेन्स टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड प्लास्टिक पोल्यूशन ऑल्सो। क्योंकि हमारे ओशंस में हम प्लास्टिक डंप करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा हाल फिलहाल में प्लास्टिक ट्रीटी को लेके जोशो खरोश से काम चल रही है। वो अलग बात है कि कंट्रीज उसमें भी नॉन कमिटल हैं, इसमें भी हम आपके लिए जरूर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। पर ओशन में जो प्लास्टिक्स हैं वो जाके कहां डिपॉजिट होंगी? इन्हीं स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के कोस्ट के ऊपर, यानी कि वहां पे आपका कोस्टल एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा। सोचिए प्लास्टिक अगर जाके उनके पानी के स्रोत में घुस गया, फ्रेश वाटर वो पानी पी सकते हैं आप? माइक्रोप्लास्टिक से लैस पानी क्या आप पिएंगे? उनके घरों में प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, सीनियर सिटीजन्स होंगे, क्या उनको आप वो प्लास्टिक भरा हुआ पानी देंगे? तो प्लास्टिक पोल्यूशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है इन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के लिए। और इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे कि इवेंचुअली ये सारे प्रॉब्लम्स प्लस जो हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, चाहे कोरल रीफ हो, चाहे हमारे एक्सोटिक फिश स्पीशीज हो, थ्रेटेंड स्पीशीज हो, ये सारे के सारे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई जस्ट स्टेटेड, देयर वेरी एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, ये जो चैलेंजेस हमारे छोटे आइलैंड स्टेट्स फेस कर रहे हैं, इसके चलते इन आइलैंड स्टेट्स के अलायंस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में स्थित पीस पैलेस के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसको अप्रोच किया। अब इस स्क्रीनशॉट को देखा जाए जो मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया हूं, यहां पे आप देखेंगे इट इज टॉकिंग अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स इन रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। ऑब्लिगेशन यानी कि आपको क्या करना चाहिए। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू। तो हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध क्या क्या स्टेप्स हैं, वो कहां तक एक फ्रेमवर्क के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए इन छोटे आइलैंड स्टेट्स ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन हेग पीस पैलेस को अप्रोच किया। अब फिलहाल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हियरिंग्स की हैं 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, और उसके बाद कहा है कि हम एक एडवाइजरी ओपिनियन देंगे, यानी कि लीगली बाइंडिंग तो नहीं होगा पर इंपॉर्टेंट जरूर होगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम अब थमने वाला तो है नहीं। यह जो आज प्रश्न हमने उठाया है, आप देखेंगे आने वाले सालों में ये और अब एग्जाम्पल्स के थ्रू यूज किया जाएगा। दिस विल बिकम मच मोर प्रोमिनेंट इन द इयर्स टू कम, which is why the International Court of Justice has been asked for an advisory opinion.
तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना है कि ये जो ऑब्लिगेशंस है, व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस एग्जैक्टली, क्या एक्सपेक्टेड है डेवलप कंट्रीज से जो वो नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इन छोटे आइलैंड स्टेट्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ओके, चलिए सबसे पहला देखा जाए मिटिगेशन एफर्ट्स। अब समझिए दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो तीन चीजें या तीन कॉन्सेप्ट्स आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेशन। नाउ लेट मी यूज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चिपक जाए। ओके, फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप एक ओशन पे है, आप एक बोट पे हैं, आप देखते हैं बोट में एक होल हो गया है और अब पानी भरना चालू हो रहा है उस बोट में। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं दोस्तों। पहला रास्ता क्या है कि आप वो सारे स्टेप्स लीजिए ताकि आप रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि उस बोट में जो होल है उसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। तो वो सारे एफर्ट्स जो आप लेते हैं टू क्लोज द होल इन द बोट, यू आर एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम दोस्तों, दोज आर नोन एज मिटिगेशन एफर्ट्स। यानी कि यहां पे वी टारगेट द रूट कॉज ऑफ एन इश्यू। चलिए, जब आपने ये देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फेविक्विक है मान लेते हैं, तो आप फेविक्विक से ये बोट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ये फेविक्विक का लगाना हुआ एक मिटिगेशन एफर्ट। अब दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोट में फेविक्विक नहीं है, अब क्या दूसरा रास्ता है? आप देखते हैं आपके पास बाल्टी है। अब अगर आप बोट से पानी वापस फेंकना शुरू करो, यानी कि आप रूट कॉज को तो एड्रेस नहीं कर पाए, पर अब आप उसके इफेक्ट को एड्रेस कर रहे हो, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन एफर्ट्स। अडेप्टेशन का अर्थ क्या हुआ कि अब हम काम कर रहे हैं ऑन द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम और द इफेक्ट ऑफ द इश्यू, राइट? तो अब क्लाइमेट चेंज में और या क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, अफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि आपके पेड़ पौधे लगाने से आप कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसके चलते सी लेवल राइज हो रहा है, उसको आप रेगुलेट कर पाएंगे। यानी कि जब आप अफॉरेस्टेशन करते हो तो आप एक मिटिगेशन एफर्ट लगा रहे हो। सिमिलरली मान लीजिए आप कोसी रिवर के पास में रहते हैं, आपके पेड़ लगाने से कोई गारंटी नहीं है कि वो कोसी रिवर ओवरफ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कोसी रिवर में जो पानी ओवरफ्लो कर रहा है वो हिमालय से आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? अब आप कोसी रिवर के आसपास एम्बैंकमेंट बनाते हैं। एम्बैंकमेंट मतलब एक वॉल टाइप का बनाएंगे आप। तो वो क्या हो गया? एडेप्टेशन एफर्ट। यानी कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को तो हम नहीं घटा पा रहे हैं, पर हम कोसी रिवर के पानी जो ओवरफ्लो करेगा ड्यू टू मॉनसून वेरिएबिलिटी, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो दैट बिकम्स माई अडेप्टेशन एफर्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा बारीकी से समझना है। अब इन दोनों चीजों में आप फॉर एग्जाम्पल इतना तो समझ लीजिए आप कि इन दोनों चीजों के लिए आपको चाहिए पैसा। नथिंग हैपेंस फॉर फ्री। जब भी हम क्लाइमेट चेंज से विरुद्ध लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, फ्री में काम नहीं होना है। अब इन दोनों में फॉर एग्जाम्पल आप अफॉरेस्टेशन करते हैं, आप एम्बैंकमेंट भी बनवाते हैं, क्या कोई गारंटी है कि कोसी रिवर ओवरफ्लो नहीं करेगी? कोई गारंटी नहीं है। तो अब तीसरा तरह का जो पैसा हमें चाहिए वो है लॉस एंड डैमेज। यानी कि आपने अडेप्टेशन में भी काम किया, मिटिगेशन में भी काम किया, पर उसके बाद भी जो लॉस होता है, जो डैमेज होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसके लिए है लॉस एंड डैमेज फंड। जब ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब वापस चलते हैं। मिटिगेशन एफर्ट में क्या देखा गया है? हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जहां पे आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिमिट करने की कोशिश कर रहे हो एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, आइडियली बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वो आप कब कर पाएंगे? जब आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ ट्रांजिशन करेंगे। दूसरा आप देखते हैं नेशनली डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि हर देश को वो सुविधा दी गई है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप खुद डिफाइन करिए कि आपके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल्स को जो आपको रीच करना है, पहुंचना है, उसके अंदर आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहला ये एक ऑब्लिगेशन है स्टेट्स का, पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला देखेंगे हम पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी। यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफा बने थे प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गया था। अब आप सोचिए,
क्लाइमेट चेंज जैसा एक डायनामिक प्रॉब्लम जिसके चलते स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का वजूद पे आज सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और आप देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो खुद बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो उस अग्रीमेंट से वॉकआउट कर जाता है, चला जाता है। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि अगर अमेरिका जैसा देश एक अग्रीमेंट से निकल जाता है, क्या मैसेज जाएगा वैश्विक कम्युनिटी को कि अगर अमेरिका जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर है, इफ दैट इज नॉट सीरियस अबाउट क्लाइमेट चेंज, what kind of seriousness are we expecting from the other countries? अब इस सीरियसनेस नॉन सीरियसनेस के खेला में लॉस किसका हो रहा है? स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का। सिमिलरली आप देखेंगे क्लाइमेट डिनायल आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, कुछ सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट हैपनिंग, इट इज अ होक्स। उनके सामने आप आईपीसीसी के रिपोर्ट्स रख दीजिए, आईयूसीएन के रिपोर्ट्स रख दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। पर यह एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि क्लाइमेट डिनायल ऑफ द पॉपुलेशन विल डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर आप कंट्री स्पेसिफिक सीरियसनेस नहीं लाते हैं, लॉस तो साइड बाय साइड हो ही रहा है हमारे छोटे आइलैंड स्टेट्स का। सिमिलरली डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि प्लास्टिक्स का बहुत भारी प्रॉब्लम है। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि जो सारे कंट्रीज प्लास्टिक प्रोडक्शन में उनका इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी कि उनकी इकोनॉमी में प्लास्टिक इंडस्ट्री ज्यादा हावी है, क्या वो चाहेंगे कि हम जल्दी से प्लास्टिक से हटे? वो अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे, ना कि द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। मिटिगेशन एफर्ट्स में भी अनसीरियसनेस देखा जा रहा है। अडेप्टेशन एफर्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अडेप्टेशन में हम इफेक्ट को हैंडल करते हैं। अब ऐसा समझिए दोस्तों कि आप अगर पेड़ लगाते हैं तो इसका फायदा वैश्विक कम्युनिटी को होगा, एवरीवन गेट्स बेनिफिटेड। पर अगर आप एक एम्बैंकमेंट लगाते हैं कोसी रिवर के पास में, तो उसका बेनिफिट वहां के लोकल कम्युनिटी को होगा। अब यही प्रॉब्लम है इसके फाइनेंस के पीछे। कंट्रीज कहती हैं कि एडेप्टेशन का बेनिफिट तो है लोकल, उससे हमको क्या फायदा, हम पैसे नहीं देंगे। तो वंस अगेन अनसीरियस एटीट्यूड देखा जाता है ग्लोबल कम्युनिटीज का। पर ध्यान रखिएगा, इन सब के बीच हमारे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स डूबते जा रहे हैं। तीसरा हम देखेंगे हमारे क्लाइमेट फाइनेंस, जो मैंने आपको 3 तरीके बताए। अडेप्टेशन, उसके पीछे एक पैसा चाहिए, मिटिगेशन, उसके लिए एक पैसा चाहिए, लॉस एंड डैमेज। अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बाद जो भरपाई करनी है वो कौन देगा? फॉर एग्जाम्पल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कोसी के पास में आपने अफॉरेस्टेशन किया, पेड़ लगवाए, आपने एम्बैंकमेंट भी बना लिया, उसके बाद भी आप देखते हैं कि वहां पे बाढ़ आ गया। अब सवाल उठता है कि बिहार सरकार क्यों कॉम्पनसेशन दे? क्या बिहार सरकार ने वो प्रॉब्लम बनाया? क्या बिहार सरकार ने वो सब कुछ किया ताकि वहां के लोग सुरक्षित रहें? तो वाई शुड इट बी एक्सपेक्टेड दैट बिहार सरकार गिव कॉम्पनसेशन? यानी कि ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली में तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किधर आया? कोल किसने ज्यादा समय तक चलाया? इन सब के चलते जो पॉलिटिकल ऑर्डर निकला कोलोनियलिज्म का, उसका सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज। तो जब प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया और प्रॉब्लम का इफेक्ट आज दिख रहा है, तो जेब ढीली करिए। पर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज इसको लेके भी नॉन कमिटल रहती है। COP 27 में इस तरफ इसके ऊपर लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर अग्रीमेंट तो हो गया है, पर मुद्दा वही है कि भाई पैसा देगा कौन? जब पैसा दिया जाएगा, हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? क्या वो लोन के फॉर्मेट में होगा या ग्रांट के फॉर्मेट में होगा? अच्छा, पैसा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया, हम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे कंट्री को पैसा देते हैं क्लाइमेट चेंज के नाम पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, क्या गारंटी है कि मैंने जो पैसे दिए हैं वो एक नेफेरियस पर्पस के लिए या टेररिज्म के पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा? तो प्रॉब्लम्स तो हैं, पर इन चैलेंजेस के बीच में ये याद रखिएगा कि दीज चैलेंजेस आर जस्ट द फर्स्ट पेज ऑफ द प्रॉब्लम। एंड क्या है कि आज के टाइम इन चैलेंजेस के बीच में हमारे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, जिसके बारे में ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है, वो डूब रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मुद्दा क्या होता है कि आप क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध जो ग्रीन ट्रांजिशन करेंगे, फॉसिल फ्यूल से आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। पर कंट्रीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लेखा जोखा देके टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते। काफी दफा जो टेक्नोलॉजी देना भी चाहते हैं
वो रिसीविंग कंट्री, उसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, उनके लोगों के पास ना वो ट्रेनिंग है, ना वो स्किल है, ना वो एक्सपर्टीज है, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उस टेक्नोलॉजी का वो बेस्ट फायदा उठा सके। तो इसीलिए दीज आर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंट्रीज अंडर क्लाइमेट चेंज। और इन छोटे आइलैंड स्टेट्स का यह मानना है कि ये कंट्रीज इस ऑब्लिगेशन को ठीक से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाय फार कह सकते हैं कि यस, काम 100% एफिशिएंसी तो नहीं चल रहा है। वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हियरिंग्स हुए 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, ये क्रूशियल मोमेंट क्यों है? क्योंकि भले ही एक एडवाइजरी ओपिनियन हो, नॉन लीगली बाइंडिंग ओपिनियन है, पर दिस विल गाइड द वे फॉरवर्ड। जैसे जैसे ये आइलैंड स्टेट्स डूबते जाएंगे, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स जो आज हमने डिस्कस किया और उजागर होते जाएंगे, वैसे वैसे ये सवाल और सेंट्रल पोजीशन लेगा हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में। और इसीलिए जनवरी के फर्स्ट पार्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना एडवाइजरी ओपिनियन रिलीज करेगा, और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि कैसे हम उस ओपिनियन को इंटीग्रेट करते हैं क्लाइमेट जस्टिस के कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप ये पूरा डिस्कशन, जहां पे हमने बड़ी बारीकी से डिस्कस किया दी प्रॉब्लम्स ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज, ये आप समझ पाए, आपको पसंद आया। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू वेरी सून विथ माई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। बाय।